प्रश्न 301 संसदीय कार्यवाही में गिलोटिन का अर्थ क्या है? विकल्प है किसी प्रस्ताव पर मतदान न करना, बी किसी सदस्य को बोलने से रोकना, सी सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना, डी बिना चर्चा के सभी लंबित मांगों पर एक साथ मतदान करना। सही उत्तर है डी बिना चर्चा के सभी लंबित मांगों पर एक साथ मतदान करना। गिलोटिन एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग आमतौर पर बजट पारित करने के दौरान किया जाता है। जब अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष सभी शेष मांगों को, चाहे उन पर चर्चा हुई हो या नहीं, एक साथ मतदान के लिए रख देते हैं। इस प्रक्रिया को ही गिलोटिन कहा जाता है। इसका उद्देश्य समय की कमी के कारण विधायी कार्यों, विशेषकर वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करना है। ये प्रक्रिया दिखाती है कि संसद के पास सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय नहीं होता है। प्रश्न 302 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? ए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, बी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, सी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 ए। सही उत्तर है सी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को उनके वैचारिक स्रोत के आधार पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना और गायों के वध पर रोक लगाना शामिल है। समान नागरिक संहिता ए और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बी उदार बौद्धिक सिद्धांत है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी डी एक समाजवादी सिद्धांत है जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 303 भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी का वाइमर संविधान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी जर्मनी का वाइमर संविधान। भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित आपातकालीन प्रावधान, विशेषकर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से काफी हद तक प्रेरित हैं। हालांकि वित्तीय आपातकाल का विचार अमेरिकी संविधान से प्रभावित माना जाता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। 44वें संशोधन ने ये सुनिश्चित किया है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 305 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 131, सी अनुच्छेद 136, डी अनुच्छेद 143। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 131। सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ प्रकार के मामलों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकती है, किसी निचली अदालत में नहीं। अनुच्छेद 131 के तहत इसमें मुख्य रूप से संघीय विवाद शामिल हैं, जैसे ए केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या बी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अनुच्छेद 32 यानी रिट क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रकार का मूल क्षेत्राधिकार है, लेकिन ये केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है। नदी जल विवाद और वित्त आयोग से संबंधित मामले इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं। प्रश्न 305 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेसा एक्ट किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? ए अशोक मेहता समिति, बी जीवी राव समिति, सी दिलीप सिंह भूरिया समिति, डी हनुमंत राव समिति। सही उत्तर है सी दिलीप सिंह भूरिया समिति।
73वां संशोधन संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को सूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं करता था। इन क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए सिफारिशें देने हेतु 1994 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1996 में पेसा एक्ट पारित किया गया। पेसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना और उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करना है। इसे एक कानून के भीतर कानून कहा जाता है क्योंकि ये ग्राम सभा को स्वशासन का केंद्र बनाता है। प्रश्न 306। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है ए, वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। बी, उसे संसद के दोनों सदनों में मतदान का अधिकार है। सी, वो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। डी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है। सही उत्तर है सी, वो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है और न ही उसका कोई निश्चित कार्यकाल होता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का नहीं। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी चाहिए। वो अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकता है, बशर्ते वो मामला सरकार के विरुद्ध न हो। प्रश्न 307। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प है ए, राज्यसभा का सभापति। बी, राज्यसभा का उपसभापति। सी, प्रधानमंत्री। डी, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य। सही उत्तर है बी, राज्यसभा का उपसभापति। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष ये दायित्व निभाते हैं। यदि वे दोनों भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा का सभापति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। यदि उपर्युक्त तीनों अधिकारी अनुपस्थित हों तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया गया कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में ही बुलाई जा सकती है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विकल्प हैं ए, ब्रिटेन। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, आयरलैंड। डी, कनाडा। सही उत्तर है सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा ली है। राष्ट्रपति के चुनाव की विशिष्ट प्रक्रिया यानी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आयरलैंड के संविधान से अपनाई गई है। इसी देश से राज्य के नीति निदेशक तत्व भी लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न 309। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित सिफारिशें दी हैं? विकल्प हैं ए, तारकुंडे समिति 1975। बी, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। सी, इंद्रजीत गुप्त समिति 1998। डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। भारत में समय समय पर चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कई समितियों का गठन किया गया है। तारकुंडे समिति, मतदान की आयु 21 से 18 करने की सिफारिश। दिनेश गोस्वामी समिति, ईवीएम का उपयोग और दल बदल कानून में सुधार। इंद्रजीत गुप्त समिति, चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण। इन सभी ने भारतीय चुनाव प्रणाली को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। इन समितियों की कई सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है। चुनाव सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिस पर आज भी बहस जारी है। प्रश्न 310। युक्तियुक्त निर्बंधन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से मुख्य रूप से संबंधित है? विकल्प हैं ए, अनुच्छेद 14। बी, अनुच्छेद 19। सी, अनुच्छेद 21। डी, अनुच्छेद 25।
सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जैसे भाषण, सभा, संघ प्रदान करता है, लेकिन ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 में राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में इन स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कोई प्रतिबंध युक्तियुक्त है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करती है। ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। प्रश्न 311। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? विकल्प हैं ए, अनुच्छेद 16, बी, अनुच्छेद 19(1)(a), सी, अनुच्छेद 22, डी, अनुच्छेद 31। सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 19(1)(a। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में ये स्थापित किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है। इसका अर्थ है कि जो स्वतंत्रता एक आम नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने के लिए है, वही स्वतंत्रता प्रेस को भी प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और इस पर भी अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें सूचना का अधिकार, विज्ञापन का अधिकार और चुप रहने का अधिकार भी शामिल माना गया है। प्रश्न 312। कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मृत्यु किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? विकल्प हैं ए, अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, बी, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सी, अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी, अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हिरासत में मृत्यु या पुलिस द्वारा यातना अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे गंभीर उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसमें राज्य की हिरासत में रहते हुए भी एक व्यक्ति की सुरक्षा शामिल है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में पुलिस के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सके। ये निर्णय दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आरोपी ही क्यों न हो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 313। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के भीतर लौटाया जाना चाहिए? विकल्प हैं ए, 7 दिन, बी, 14 दिन, सी, 30 दिन, डी, 60 दिन। सही उत्तर है बी, 14 दिन। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के मामले में लोकसभा को राज्यसभा पर अत्याधिक शक्ति प्राप्त है। जब लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के उसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा का संबंध किससे है? विकल्प हैं ए, अनुसूचित जातियों में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, बी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, सी, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डी, अनुसूचित जनजातियों में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग। सही उत्तर है बी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग। क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले यानी 1992 में किया था। इसका अर्थ है अन्य पिछड़ा वर्गों का वो अपेक्षाकृत धनी और अधिक शिक्षित वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना उन्नत हो चुका है कि उसे आरक्षण के लाभ की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस वर्ग को
आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आय और पद के आधार पर विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये अवधारणा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आरक्षण का लाभ ओबीसी के सबसे पिछड़ी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। प्रश्न 315, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? विकल्प है ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी वेविल योजना, डी माउंटबैटन योजना। सही उत्तर है बी कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में भारत आए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संविधान बनाने के उद्देश्य से एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। इसी मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन के विचार को अस्वीकार कर दिया था। माउंटबैटन योजना 1947 भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण से संबंधित थी। प्रश्न 316, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य या रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए देश में संसदीय शासन है, बी देश का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, वंशानुगत नहीं, सी सभी शक्तियां जनता में निहित है, डी देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। सही उत्तर है बी देश का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, वंशानुगत नहीं। गणराज्य या गणतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जहां राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा या रानी न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके विपरीत ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न 317, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? विकल्प है ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनैतिक अवसरवादिता और विधायकों सांसदों द्वारा बार बार दल बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। इस अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या सभापति करते हैं। 91वें संशोधन 2003 द्वारा इस कानून को और अधिक सख्त बनाया गया था। प्रश्न 318, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत यानी समन करता है? RRBJE 2019। विकल्प हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति, डी भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है डी भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। बैठक को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं, जैसे दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। प्रश्न 319, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प हैं ए भारत के राष्ट्रपति, बी उस राज्य का राज्यपाल, सी उस राज्य का मुख्यमंत्री, डी संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष। सही उत्तर है बी उस राज्य का राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। वे 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से जैसे UPSC के सदस्यों को हटाया जाता है।
ये प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। प्रश्न 320, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प है ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को ये अधिकार देती है कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सके। यदि कोई कानून या कार्य संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। ये महत्वपूर्ण अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारत में ये सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है। 321, अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? विकल्प है एक स्तरीय यानी ग्राम पंचायत, ब द्विस्तरीय यानी मंडल पंचायत और जिला परिषद, क त्रिस्तरीय यानी ग्राम ब्लॉक और जिला, घ 4 स्तरीय मॉडल। सही उत्तर है ब द्विस्तरीय यानी मंडल पंचायत और जिला परिषद। 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की और इसे पुनर्जीवित करने के लिए कई सिफारिशें दी। इसने बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय मॉडल के स्थान पर एक द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांवों के समूह के लिए एक मंडल पंचायत की स्थापना की जानी थी। इस समिति ने पंचायतों को कराधान की अनिवार्य शक्तियां देने और राजनीतिक दलों को पंचायत चुनावों में आधिकारिक रूप से भाग लेने की अनुमति देने की भी सिफारिश की थी। सरकार में बदलाव के कारण इस समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। प्रश्न 322, भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? विकल्प है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। सही उत्तर है क पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख है। जब भी अनुच्छेद 3 के तहत कोई नया राज्य बनाया जाता है या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो इस बदलाव को दर्शाने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना पड़ता है ताकि नए राज्य को राज्यसभा में सीटें आवंटित की जा सकें। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। प्रश्न 323, स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट और सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन के बीच क्या मुख्य अंतर है? विकल्प हैं स्थगन राष्ट्रपति करते हैं, सत्रावसान अध्यक्ष करते हैं, ब स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है, क स्थगन सत्र को समाप्त करता है, सत्रावसान बैठक को समाप्त करता है, घ दोनों का अर्थ एक ही है। सही उत्तर है ब स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है। ये संसदीय प्रक्रिया के दो अलग अलग पहलू हैं। स्थगन पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है और ये केवल एक निश्चित समय यानी कुछ मिनट, घंटे या दिन के लिए सदन की बैठक को निलंबित करता है। वहीं सत्रावसान राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है और ये संसद या विधानमंडल के पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। सत्रावसान से सदन में लंबित विधेयक या प्रस्ताव समाप्त नहीं होते हैं। हालांकि लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी विधेयक और प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। प्रश्न 324, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष कौन बन सकता है? विकल्प हैं केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ब सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, घ किसी उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है क भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 से पहले केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ही एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन इस संशोधन ने पात्रता का विस्तार करते हुए ये प्रावधान कर दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका हो इसका अध्यक्ष बन सकता है। इस संशोधन ने अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया है। अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी संभव बना दी गई है। प्रश्न 325, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन थे? विकल्प हैं ए के रॉय, एस रंगनाथन, वी नरहरि राव, ज्ञान प्रकाश। सही उत्तर है ग, वी नरहरि राव। वी नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। उन्होंने 1948 से 1954 तक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कार्य किया। उन्हें भारत में सार्वजनिक लेखा परीक्षा और लेखा प्रणाली की नींव रखने का श्रेय जाता है। सीएजी के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक माना था। प्रश्न 326, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं? विकल्प हैं अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 118। सही उत्तर है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के अनुसार सदन का अध्यक्ष या सभापति किसी भी सामान्य मतदान में भाग नहीं लेता है। ये पद की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। हालांकि यदि किसी मुद्दे पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं यानी टाई हो जाता है, तो अध्यक्ष अपनी विशेष शक्ति निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं ताकि एक निर्णय लिया जा सके। निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष अपने विवेक से करते हैं और वे किसी भी पक्ष में मतदान करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हालांकि परंपरा ये है कि वे यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में मतदान करते हैं। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। प्रश्न 327, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन यानी समाप्ति की प्रक्रिया कौन प्रारंभ कर सकता है? विकल्प हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा। सही उत्तर है संबंधित राज्य की विधानसभा। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत केवल उस राज्य की विधानसभा ही कर सकती है। यदि विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय का एक संकल्प पारित करती है, तो संसद उस पर आगे की कार्रवाई करती है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर विधान परिषद का सृजन या समापन कर सकती है। इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। प्रश्न 328, किस अधिनियम ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जिसने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की? विकल्प हैं ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। सही उत्तर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत में बांटों और राजकरों की नीति को संस्थागत रूप दिया। इसने पहली बार धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश की, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार वाइसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्रदान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे। प्रश्न 329, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? विकल्प है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
सही उत्तर है संसद। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान तो करता है, लेकिन ये योग्यताओं को परिभाषित नहीं करता है। अनुच्छेद 280(2) के तहत संविधान ने इन योग्यताओं को निर्धारित करने और आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार संसद को दिया है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 पारित किया है, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न 330। भारतीय संविधान में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है? विकल्प हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार। निवारक निरोध का प्रावधान अनुच्छेद 22 में किया गया है, जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लेना। ये दंडात्मक निरोध से अलग है। अनुच्छेद 22 ये प्रावधान करता है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति ना दे। निवारक निरोध पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। ये समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न 331। भारत में विधिक सेवा दिवस यानी लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 26 जनवरी को, बी 15 अगस्त को, सी 26 नवंबर को, डी 9 नवंबर को। सही उत्तर है डी 9 नवंबर को। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इसी दिन को चिन्हित करने और कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A यानी DPSP में भी किया गया है, जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NALSA, राज्य स्तर पर SALSA और जिला स्तर पर DALSA का गठन किया गया है। प्रश्न 332। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 253। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 253। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या अभिसमय को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, भले ही वो विषय राज्य सूची के अंतर्गत क्यों ना आता हो। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और बौद्धिक संपदा जैसे कई विषयों पर महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। यह प्रावधान दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में केंद्र सरकार को राज्यों पर प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न 333। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम क्या है? विकल्प हैं ए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, बी स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, सी बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय, डी समता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता। सही उत्तर है ए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए कुछ आदर्शों को एक विशिष्ट क्रम में सुरक्षित करने का संकल्प लेती है। यह क्रम है सबसे पहले न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसके बाद स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, फिर समता यानी प्रतिष्ठा और अवसर, और अंत में इन सब को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। यह क्रम इन आदर्शों की प्राथमिकता को भी दर्शाता है।
प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और उसके दर्शन को दर्शाती है। प्रश्न 334, 16वें वित्त आयोग यानी 2023-26 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. N.K. सिंह, बी. डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, सी. Y.V. रेड्डी, डी. विजय केलकर। सही उत्तर है बी. डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। भारत के राष्ट्रपति ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण पर अपनी सिफारिशें देगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। वित्त आयोग एक सांविधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। प्रश्न 335, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस देश के संविधान से प्रेरित है? विकल्प हैं ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. कनाडा, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी. कनाडा। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। यह सलाहकारी भूमिका की अवधारणा कनाडाई संविधान से ली गई है, जहां गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की समान शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई सलाहकारी अधिकारिता नहीं है। प्रश्न 336, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? विकल्प हैं भाग 10, भाग 15, भाग 18, भाग 20। सही उत्तर है भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 केवल एक अनुच्छेद 368 से बना है। ये अनुच्छेद संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति का वर्णन करता है। ये संशोधन के 3 तरीकों को निर्धारित करता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है और भाग 15 चुनाव से संबंधित है। प्रश्न 337, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? विकल्प है KVK सुंदरम, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन, TN शेषण। सही उत्तर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन एक सिविल सेवक थे जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। उन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कुशल नेतृत्व में ही भारत में 1951-52 का पहला ऐतिहासिक आम चुनाव और 1957 का दूसरा आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। TN शेषण को भारत के चुनाव आयोग को एक प्रबल और स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। 338, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 25। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही आरक्षित हैं। इनमें शामिल हैं अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और अनुच्छेद 29 व 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 14 और 21 जैसे अधिकार जो जीवन और स्वतंत्रता के लिए मूलभूत हैं, भारत में मौजूद सभी व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं, शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर। ये वर्गीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के विशेष हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रश्न 339, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? विकल्प है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष।
लोक लेखा समिति पीएसी भारत सरकार के खर्चों और सीएजी की रिपोर्ट की जांच करने वाली एक प्रमुख संसदीय समिति है। अपनी जांच पूरी करने के बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट और निष्कर्षों को सीधे लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। यद्यपि इस समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन ये एक लोकसभा की समिति मानी जाती है। सरकार समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का एक नोट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, सदन में प्रस्तुत करती है। प्रश्न 340। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 15(4) और 16(4), अनुच्छेद 15(5) और 16(5), अनुच्छेद 15(6) और 16(6), अनुच्छेद 338 बी। सही उत्तर है अनुच्छेद 15(6) और 16(6). 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने संविधान में 2 नए खंड जोड़े। अनुच्छेद 15(6) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 16(6) राज्य को सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। ये आरक्षण मौजूदा एससी, एसटी और ओबीसी के 50% आरक्षण की सीमा के अतिरिक्त है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से 103वें संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा। प्रश्न 341। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? विकल्प है ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. बलवंत राय मेहता, डी. अशोक मेहता। सही उत्तर है सी. बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली समिति 1957 ने ही सबसे पहले भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक व्यापक और व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसी मॉडल के आधार पर अधिकांश राज्यों ने अपनी पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। इसी कारण उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। महात्मा गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे और इसे ग्राम स्वराज की अपनी अवधारणा का आधार मानते थे। प्रश्न 342। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? विकल्प है भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 16। सही उत्तर है सी. भाग 14। संविधान का भाग 14, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल हैं, भारत में लोक सेवाओं से संबंधित है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों के नियमन के प्रावधान हैं। इसी भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों यानी एसपीएससी का भी वर्णन है। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को पद से मनमाने ढंग से हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भाग 14A, जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अधिकरणों से संबंधित है। प्रश्न 343। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? विकल्प है ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. कनाडा, सी. आयरलैंड, डी. ब्रिटेन। सही उत्तर है डी. ब्रिटेन। भारत में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहता हो, वो केवल भारत का नागरिक होता है, उस राज्य का नहीं। ये एकल नागरिकता की व्यवस्था है जो देश में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है। ये अवधारणा ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली से प्रेरित है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जहां एक व्यक्ति देश का और उस राज्य का भी नागरिक होता है जिसमें वो रहता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। प्रश्न 344। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है? विकल्प हैं राज्य का राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी,
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य, संघ का मंत्री। सही उत्तर है सी, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य। राज्यपाल महान्यायवादी और संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी यानी मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकते हैं। इसके विपरीत यूपीएससी के सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उन्हें केवल संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं। यूपीएससी और सीएजी जैसे निकायों के प्रमुखों को कार्यकाल की सुरक्षा उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। ये प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के नियंत्रण को दर्शाता है। प्रश्न 345, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? विकल्प है मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, संवैधानिक संशोधन। सही उत्तर है बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है क्योंकि ये संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। जब भी संविधान के किसी प्रावधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होती है, तो न्यायपालिका उसकी सही व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना में निहित दर्शन का सहारा लेती है। अर्नेस्ट बाकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। प्रश्न 346, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? विकल्प है ए, भूमि सुधार, बी, दल बदल विरोधी प्रावधान, सी, पंचायती राज, डी, भाषाएं। सही उत्तर है बी, दल बदल विरोधी प्रावधान। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य आयाराम गयाराम की राजनीतिक संस्कृति को समाप्त कर राजनीतिक स्थिरता लाना है। इस कानून के तहत अयोग्यता पर अंतिम निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी लेता है। इस कानून को 91वें संशोधन 2003 द्वारा और अधिक सख्त बनाया गया था। प्रश्न 347, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है ए, अनुच्छेद 20(1), बी, अनुच्छेद 20(2), सी, अनुच्छेद 20(3), डी, अनुच्छेद 22(1). सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत स्थापित करता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती और न ही उसे एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है। ये संरक्षण केवल न्यायिक कार्यवाही के समक्ष ही उपलब्ध है। ये विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 20 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 348, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसका अपना अलग संविधान था जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया? विकल्प है ए, सिक्किम, बी, नागालैंड, सी, गोवा, डी, जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी अपनी अलग संविधान सभा थी और जिसका अपना अलग संविधान था जो 1957 में लागू हुआ था। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान भी समाप्त हो गया और अब वहां भी भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के में विभाजित कर दिया गया। ये कदम भारत के एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर था। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? विकल्प है ए, निर्वाचन आयोग, बी, संसद, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, दिल्ली उच्च न्यायालय। सही उत्तर है सी, सर्वोच्च न्यायालय।
संविधान का अनुच्छेद 71 स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनन्य और आरंभिक है। चुनाव याचिका चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। प्रश्न 350। स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था? विकल्प है ए 10, बी 11, सी 8, डी 12। सही उत्तर है सी 8। 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग अध्याय जोड़ने की सिफारिश की थी। समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। समिति की कुछ सिफारिशें, जैसे कर का भुगतान करना एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।